हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में वेक्टर्स का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने आपको वेक्टर्स में की कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे उसमें। ठीक है। और कुछ क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करी थी और हम लोगों ने आपको डायरेक्शन का भी थोड़ा नॉलेज दी थी। ठीक है, कि डायरेक्शन कैसे देते हैं। और एक क्वेश्चन था हमारा जो हम लोग का, जो हमने आपको दिया था करने के लिए। ठीक है। और पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसका सोल्यूशन देखेंगे और फिर आगे के टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है। अब देखिए, हमें क्या करना है, हमें इन सारे वेक्टर्स को ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, सारे वेक्टर्स का फिगर हमें बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले भाई हम लोग अपना डायरेक्शन सेंस बनाएंगे। ठीक है, ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी होती है हमारी, नॉर्थ। नीचे वाली होती है साउथ, ये वाली होती है ईस्ट और ये वाली होती है वेस्ट। ठीक है। अब पहला फोर्स हमारे पास क्या है, F1 वेक्टर है 0.6 न्यूटन साउथ की तरफ। अच्छा, साउथ ही नीचे है। ठीक है, इसको दूसरे मार्कर से करें अगर। ठीक है, पहला फोर्स क्या है, F1 वेक्टर 0.6 न्यूटन साउथ। अब साउथ नीचे है, तो जो पहला वेक्टर हो जाएगा वो तो ऐसे ही हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट ऐसे। ठीक है, ये इससे साउथ से कोइंसाइड कर जाएगा और ये हमारे पास क्या होगा, F1 वेक्टर। ठीक है, F1 वेक्टर है 0.6 न्यूटन साउथ। तो साउथ नीचे, तो वेक्टर सीधा हमारा, इसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स। सेकंड है, F2 वेक्टर है 5 न्यूटन नॉर्थ वेस्ट। F2 क्या है, 5 न्यूटन नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, नॉर्थ ये, वेस्ट ये, तो हमें 5 न्यूटन बनाना है नॉर्थ वेस्ट, तो मतलब इसके 20 से डायरेक्शन होगा हमारे पास ये। ठीक है। अब अगर ये, अगर डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एंगल हमारे पास 45 होगा और ये एंगल भी हमारे पास 45 होगा। और ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, F2 वेक्टर। F2 वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक। नेक्स्ट है F3 वेक्टर 10 न्यूटन साउथ ईस्ट। अच्छा, साउथ ये और ईस्ट ये, तो साउथ ईस्ट ये होगी। ठीक है। और ये अगर साउथ ईस्ट है तो इसका मतलब कि ये एंगल 45 होगा और ये एंगल भी हमारे पास 45 होगा। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है F3 वेक्टर। ठीक है, ये F3 वेक्टर हो गया। नेक्स्ट है F4 वेक्टर 6 न्यूटन। F4 वेक्टर क्या है, 6 न्यूटन 70 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। तो इनमें क्या करते थे हम लोग, बाद वाला जो होता है उस पर बैठते हैं, ईस्ट पे बैठेंगे और किधर चलेंगे, साउथ पे। वो भी कितने एंगल से चलेंगे, 70 डिग्री। तो ईस्ट ये है और साउथ पे चलेंगे, मतलब इस पे बैठे और साउथ पे ऐसे चलेंगे। ठीक है, वो भी कितना, 70 डिग्री। अब 45 तो यही हो गया। ठीक है, 45 डिग्री तो ये हो गया, तो 70 डिग्री जो होगा वो कहीं यहाँ पे आएगा, इधर। ठीक है, ये आएगा हमारे पास 70, क्योंकि 45 तो यही हो गया ना, ये वाला साउथ, साउथ ईस्ट वाला 45 तो यही हो गया। और हमें कितना चलना है, 70 डिग्री। तो 70 डिग्री तो इससे ज़्यादा ही होगा ना, तो देखिए ये हो गया हमारे पास कितना, ये एंगल अब कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, और ये फोर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है F4 वेक्टर। ठीक है, F4 वेक्टर 6 न्यूटन 70 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ईस्ट पे बैठेंगे और साउथ पे चलेंगे कितना, जो एंगल लिखा है 70 डिग्री। नेक्स्ट है F5 वेक्टर 2.5 न्यूटन 90 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अब ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए था कि हमने एंगल क्या दिया है, 90 डिग्री। ठीक है, तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट पे बैठेंगे और नॉर्थ पे चलेंगे कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री चलना है तो 90 डिग्री तो नॉर्थ और वेस्ट का जो एंगल हो तो वही 90 डिग्री होता है। मतलब हम यहाँ पे बैठे हो, कितना चले, हम सीधा नॉर्थ पे चले गए। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री लिखा है तो हमें सीधा नॉर्थ पे जाना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो यही हो गया ना। ठीक है, यही हो गया 90 डिग्री नॉर्थ वाली। और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, F5। ठीक है, F5 है 2.5 न्यूटन 90 डिग्री, क्योंकि लिखा है 90 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट पे बैठेंगे और नॉर्थ पे कितना चलेंगे, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो सीधा मतलब यही हुआ ना कि हमें एकदम परपेंडिकुलर ऐसे, ऐसे एकदम 90 डिग्री का एंगल, तो ये तो नॉर्थ ही हो गया ना। और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, F5 वेक्टर। ठीक। नेक्स्ट है F6 वेक्टर, क्या है, 10 न्यूटन 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। अच्छा, वेस्ट ये है और साउथ ये है, तो मतलब वेस्ट पे बैठेंगे और किधर चलेंगे, साउथ की तरफ, कितना एंगल से, 37 डिग्री। तो ठीक है, वेस्ट पे बैठे और साउथ पे चले 37 डिग्री, मतलब कि ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। और ये हमारे पास फोर्स कौन सा हो जाएगा, F6 वेक्टर। ठीक। और लास्ट है F7 वेक्टर 1 न्यूटन साउथ वेस्ट। ठीक है, अच्छा, साउथ ये है और वेस्ट ये है, तो साउथ वेस्ट तो ये अगर 37 है तो 45 थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 45। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, F7 वेक्टर। ठीक है,
और ये अगर साउथ वेस्ट है, मतलब ये एंगल भी 45 हो जाएगा, ठीक है, और ये पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास सारे वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन, कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं। F1 वेक्टर कहाँ था, ये F1 वेक्टर, F2 वेक्टर ये F3 वेक्टर, F4 वेक्टर, F5 वेक्टर, F6 वेक्टर और F7 वेक्टर, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था, सारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। तो आप स्क्रीन पॉज करके आप इसको कॉपी कर लीजिए और नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स में, ठीक है। ये एंगल आपको सब में दिखाना पड़ेगा। चलिए, अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इसमें हम लोग, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक। अच्छा, वेक्टर्स के पास एक पॉइंट हम लोग जानते हैं कि वेक्टर्स के पास दो चीज़ होती है, एक होती मैग्नीट्यूड और एक होती डायरेक्शन, ठीक है। चलिए, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है, ये है ए वेक्टर, ये कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है, इसका हमने नाम दे दिया ए वेक्टर, और एक वेक्टर है ये हमारे पास मान लीजिए बी वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, अब ये वेक्टर जो है, दोनों वेक्टर ये आपस में कैसे ज्वाइन है, इस वेक्टर ये जो ए वेक्टर इसका जो टेल है, टेल कहाँ है ये, और इसका बी वेक्टर का भी टेल ये है, मतलब ये दोनों कैसे ज्वाइन है, ये दोनों एक दूसरे के टेल से ज्वाइन है, इसका टेल आपस में ज्वाइन है, तो इस ज्वाइनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, टेल टू टेल ज्वाइनिंग, ठीक है, क्योंकि इसका टेल इसके टेल से ज्वाइन है, तो ये जो ज्वाइन है वेक्टर्स, इनको हम लोग इस ज्वाइनिंग को क्या बोलते हैं, टेल टू टेल ज्वाइनिंग, ठीक है। तो अभी वेक्टर्स कैसे ज्वाइन है हमारे पास, टेल टू टेल। अब देखिए, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो ए वेक्टर ये ए और बी वेक्टर ये, अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये सपोज कि एंगल थीटा है, ठीक है, मान लीजिए कोई एंगल थीटा है, तो ये जो एंगल है थीटा ए और बी के बीच में, जब वेक्टर्स टेल टू टेल ज्वाइन होते हैं, यही एंगल हम लोग कंसिडर करते हैं एज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। यही एंगल हम लोग कंसिडर करते हैं एज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, लेकिन कब, जब ये दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल ज्वाइन होते हैं, ठीक है, जब ये वेक्टर्स टेल टू टेल ज्वाइन होते हैं, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन, थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक जैसे दूसरा केस देते हैं, अगर मान लीजिए ये दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल ज्वाइन नहीं है, मतलब मान लीजिए कि हेड टू टेल ज्वाइन है, जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर हमारे पास ये है ए वेक्टर, ठीक है, और अब की बार ज्वाइनिंग कैसे हमारे पास है ये, ठीक है। अब की बार ऐसे वेक्टर ज्वाइन है, मतलब इस वेक्टर का जो हेड है, इस वेक्टर का हेड ये है और इस वेक्टर बी वेक्टर का टेल ये है, तो ये जो है ये कैसी ज्वाइनिंग है, ये हेड टू टेल ज्वाइनिंग है, क्योंकि ए वेक्टर का हेड किससे ज्वाइन है, बी वेक्टर के टेल से, ठीक है। तो इस ज्वाइनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड टू टेल, ठीक है। हेड टू टेल ये क्या था, टेल टू टेल, ये क्या था हमारे पास, हेड टू टेल। अब इनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा ये थीटा, ठीक है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, थीटा, लेकिन क्योंकि अब ये वेक्टर हेड टू टेल जॉइन है, तो इस वजह से ये जो अगर इन दोनों बीच का जो एंगल थीटा है, तो अब ये थीटा इट इज़ नॉट द एंगल बिटवीन द ए एंड बी, ठीक है। थीटा क्या लिखेंगे इसमें, थीटा इज नॉट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा जो है, ये जो एंगल है, ये ए और बी के बीच का एंगल नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर हेड टू टेल जॉइन है, तो हम लोग एंगल कौन सा लेते हैं, हम लोग एंगल वही वाले लेते हैं जब वेक्टर्स आपस में टेल टू टेल जॉइन होते हैं, ठीक है। अब इसका टेल इसके टेल से जॉइन है, तो अब इनके बीच का जो एंगल होगा थीटा, यही एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब क्योंकि हेड टू टेल जॉइन है, तो अब ये जो थीटा है, अब ये थीटा ए और बीच का एंगल नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, थीटा इज नॉट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। और थर्ड केस हमारे पास क्या था, कि अब मान लीजिए कि वेक्टर्स हमारे पास हेड टू हेड जॉइन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर हमारे पास ऐसे जॉइन है,
ठीक है, ये बी वेक्टर। तो अब ये ज्वाइनिंग कैसे होगी? अब क्योंकि ए वेक्टर का हेड ये है और बी वेक्टर का भी हेड ये है, तो अब ये वेक्टर कैसे ज्वाइन है? हेड टू हेड। ठीक है, हेड टू हेड ज्वाइनिंग है। तो अब इनके बीच का जो एंगल होगा थीटा, ये भी एंगल नहीं होगा। इट इज़ नॉट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा इज नॉट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, मतलब ये जो एंगल बन रहा है थीटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का, ये एंगल हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे एज द एंगल बिटवीन द ए एंड बी, क्योंकि ये वेक्टर हेड टू हेड ज्वाइन है, यहाँ पे ये वेक्टर हेड टू टेल ज्वाइन है, और यहाँ पे टेल टू टेल ज्वाइन है। तो हम लोग कौन सा एंगल लेते हैं? हम लोग एंगल वो वाला लेते हैं जब वेक्टर्स ए और बी हमारे पास टेल टू टेल ज्वाइन होते हैं। अब यहाँ पे टेल और टेल टू ज्वाइन है, तो अभी जो एंगल बन रहा है थीटा, यही एंगल हम लोग कंसिडर करेंगे एज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, इस केस में थीटा ये एंगल नहीं, क्योंकि हेड टू टेल ज्वाइन है, और इस केस में भी नहीं, क्योंकि ये टेल टू टेल ज्वाइन है। ठीक है, तो एंगल हमेशा कौन से लेंगे? जब वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन होता है। ठीक है, और हाँ एक और चीज़, अब क्योंकि टेल टू टेल ज्वाइन है, तो एक एंगल तो ये बन रहा है थीटा। ठीक है, और दूसरा एंगल, एक एंगल ये भी तो बन रहा है हमारे पास, ये दो एंगल बने ना, एक एंगल ये हो गया और ये एक एंगल ये हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए कि हमारे पास ये थीटा टू है। ठीक है, तो अब इन दोनों में से कौन सा लेंगे? छोटा वाला। ठीक है, इन दोनों में से जो एंगल छोटा वाला होगा वो एंगल लेंगे। अब ये जो थीटा टू है ये तो बड़ा है ना थीटा से, तो थीटा टू एंगल हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। हम लोग कौन सा कंसिडर करेंगे? छोटा वाला। छोटा वाला कौन सा है? थीटा। तो थीटा हो जाएगा एंगल बिटवीन द ए एंड बी, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला। ठीक है, तो आप इससे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये तीनों आप पॉइंट्स कॉपी कर सकते हैं। और हाँ, इसमें एक पॉइंट आप ये ऐड कर लीजिएगा कि चलिए अच्छा, अब ये आप फिगर आप कॉपी कर लीजिए, फिर इसमें एक पॉइंट लिखा दे रहा है, आप ऐसे ही कॉपी करिएगा अपनी नोटबुक में, ऐसे ही बीच में दो लाइन बना के ऐसे। ये हमारे पास ज्वाइनिंग कैसी है? ये हमारे पास टेल टू टेल ज्वाइनिंग है, टेल टू। ठीक है, ये टेल टू टेल ज्वाइनिंग है। ये कैसी ज्वाइनिंग है? हेड टू टेल, हेड टू टेल। और ये कैसी है? हेड टू हेड, हेड टू हेड। ठीक है, आप तीनों कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, आप ऐसे ही कॉपी कर लीजिएगा। और हाँ, इसके नीचे लिख लीजिएगा कि जो छोटा वाला एंगल, ठीक है, इसके नीचे आप लिखिएगा पहले, आप ऐसे लिख दीजिए कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, एंड एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, एंड वी विल टेक द स्मॉलर एंगल। ठीक है, इसमें लिख दीजिएगा ऐसे, वी विल टेक स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, वी विल टेक स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल कौन सा लेते हैं? जब वेक्टर्स हमारे पास टेल टू टेल ज्वाइन होते हैं। ठीक है, और टेल टू टेल ज्वाइनिंग के बाद भी जो छोटा वाला एंगल होगा वो एंगल कंसिडर करते हैं। अब ये थीटा टू बड़ा है, तो ये एंगल नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे? थीटा वाला। ठीक है, वी विल टेक स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी। और जब वेक्टर हेड टू टेल ज्वाइन होते हैं तब जो एंगल बनता है ये भी नहीं लेते हैं, और ना ही जब हेड टू हेड ज्वाइनिंग होती है तब जो एंगल बनता है ये भी नहीं लेते हैं। हम लोग कौन सा एंगल लेते हैं? जब वेक्टर्स हमारा टेल टू टेल ज्वाइन होता है, और उसमें भी कौन सा? छोटा वाला। ठीक है, तो आप ये पूरा स्क्रीन पॉज करके आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें भी छोटा वाला एंगल हम लोग लेंगे, थीटा वाला। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट इसमें हेडिंग डालेंगे हम लोग पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। ठीक है,
पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर हमारे पास ये है, ठीक है, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक, और दूसरा वेक्टर हमारे पास है, मान लीजिए ये है दूसरा वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। तो अब इस पे अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि नाउ फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो अब तो इनके बीच का एंगल फाइंड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वेक्टर तो आपस में जॉइन है ही नहीं, ठीक है। ये अलग है, ये अलग कहीं रखा हुआ है, ये कहीं दूसरी पोजीशन में रखा है, ये कहीं और रखा है। तो अब अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो अब क्योंकि ये आपस में जॉइन तो है नहीं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इनको टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे, ठीक है। एंगल हम लोग कौन सा लेते थे जब वेक्टर्स टेल टू टेल ज्वाइन होते थे, तो हम लोग क्या करेंगे, इन वेक्टर्स को आपस में टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और कैसे ज्वाइन करेंगे, या तो हम लोग ए वेक्टर को, ठीक है, इस बी की टेल पर रख दें, ठीक है, जैसे ये ए वेक्टर है, इसको हमने ऐसे ही उठा के इस बी वेक्टर की टेल पर रख दिया, और या फिर बी वेक्टर को ऐसे उठा के हमने ए वेक्टर के टेल पे रख दिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर को हमें रखना है बी पे, तो ये बी वेक्टर था हमारे पास, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ए को और हाँ, याद रखिएगा कि जैसा वेक्टर है, जो इसकी डायरेक्शन और जो इसका मैग्नीट्यूड है, जब शिफ्ट करेंगे, मतलब जब इसको बी पे रखेंगे, तो जब इसको शिफ्ट करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जैसा है उसकी जस्ट एक कॉपी उठा के हम लोग इस पे ऐसे रख देंगे, ठीक है। तो ए वेक्टर है, इस पे जब ऐसे रखेंगे तो कैसा आ जाएगा एग्जैक्टली, ये आ जाएगा ऐसे ए वेक्टर, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ए को इधर जो है ऐसे पैरेलल शिफ्ट किया, ऐसे इधर शिफ्ट किया है, ऐसे शिफ्ट किया, ठीक है। और हाँ, शिफ्ट करते समय याद रखिएगा कि इस ए वेक्टर का, इसका जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन ऐसा ना हो कि मतलब आपने जब इसको शिफ्ट किया तो आपका डायरेक्शन ऐसे हो गया, ठीक है। ये बी वेक्टर था, आपने मान लीजिए इसको जब शिफ्ट किया तो आपने डायरेक्शन से चेंज कर दी और ये डायरेक्शन हो गया। अब तो क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो चुका है ना, पहले ये था, आपने क्या किया, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो अब क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए, ना ही मैग्नीट्यूड ना ही डायरेक्शन, ठीक है, चेंज नहीं होना चाहिए। और ये दो कंडीशन जो है, इनको याद रखिए कि हमको इनको पैरेलल शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है, टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो हमारे पास इस पे ऐसा करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या, कि या तो एंगल निकालने के लिए हम लोग बी को जैसा रखा है एज इट इज़ ए के टेल पे आके रख दें, या फिर ए को हम लोग बी की तरफ शिफ्ट कर दें, दोनों ही तरीके में पॉसिबल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए को बी पे शिफ्ट कर दिया, तो अब जब ए को बी पे शिफ्ट कर दिया, तो अब ये फिर से टेल टू टेल ज्वाइन हो गए, ठीक है। अब इनके बीच का जो एंगल होगा थीटा, दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। अब टेल टू टेल जो है ना, तो वो टेल टू टेल में कौन सा लेते हैं, वो भी छोटा वाला। अब ये वाला जो एंगल दिख रहा है आपको, ये तो थीटा से बड़ा है ना, ये थीटा से बड़ा, तो ये वाला एंगल नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे, छोटा वाला, ठीक है। ये छोटा वाला एंगल है, तो ये हो जाएगा हमारे पास थीटा एंगल हो जाएगा बिटवीन द वेक्टर्स, और इसी को हम बोलते हैं क्या, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। पैरेलल का मतलब ही समझ में आ रहा है कि हमें जो डायरेक्शन है, जो वेक्टर शिफ्ट कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि आपने शिफ्ट किया और डायरेक्शन ऐसे हो गई, ठीक है। डायरेक्शन जैसा, मतलब समझ लीजिए जैसा रखा है ऐसे ही उठा के इसको ऐसे रख देंगे, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए और इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब इनके बीच का जो एंगल बनता है छोटा वाला, वो एंगल हो जाएगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। अब इसमें जैसे एक और एग्जांपल देते हैं कि ए वेक्टर हमारे पास ये है, ठीक है, ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है बी। अब हमें कहा जाए कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लोग एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं। तो हमें तो पैरेलल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी ना, या तो ए वेक्टर को जैसा रखा है एज इट इज़ यहाँ पे ले आए, या फिर बी वेक्टर जैसा है उसको एज इट इज़ यहाँ पे ले आए। तो अगर जब शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हमारे पास ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हमने शिफ्ट किसको किया, बी को शिफ्ट करें ए की तरफ, और बी को जैसा रखा है एज इट इज़ इसकी टेल पे आके रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी वेक्टर, ठीक है। और अब क्योंकि टेल टू टेल ज्वाइन हो गए, तो अब इनके बीच का जो छोटा वाला एंगल होगा, ये है छोटा वाला एंगल है, अब ये क्या हो जाएगा, थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, एंगल बिटवीन ए एंड बी,
ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, मतलब कि क्या, कि जैसे अब जैसे दो तीन तीन चार वेक्टर्स हमारे पास हैं, जैसे एक वेक्टर ये है, ठीक है, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर कहीं और है, एक वेक्टर कहीं और है। तो अब फिर क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ऑल द वेक्टर्स। तब क्या करेंगे, तब चारों को एक पॉइंट पे ले आके रख देंगे। ठीक है, मतलब एक किसी वेक्टर पे तीनों को ले आके रख देंगे और फिर हम लोग उनके बीच का छोटा एंगल निकालेंगे। अभी एक अगले एग्जाम्पल में हमको उसमें बताते हैं। ठीक है, तो अभी आप इसे कॉपी कर लीजिएगा, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। पहले आप लिखिएगा पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स और इस पर नीचे एक पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, एक पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, एक पॉइंट लिख लीजिएगा। अ वेक्टर कैन बी पैरेलली शिफ्टेड। ठीक है, पॉइंट लिखिएगा। अ वेक्टर अ वेक्टर कैन बी पैरेलली शिफ्टेड। A vector can be parallelly shifted anywhere in the plane in which it is contained. Anywhere in the plane in which it is contained, जिसमें वो रखा हुआ है। ठीक है, a vector can be parallelly shifted anywhere in the plane. A vector can be parallelly shifted anywhere in the plane in which it is contained. Keeping, ठीक है, by keeping लिख दीजिए, by keeping its magnitude and direction constant. By keeping its magnitude and direction constant. मतलब जब वेक्टर को शिफ्ट करेंगे, ठीक है, एंगल निकालने के लिए जब वेक्टर को शिफ्ट करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसा रखा है वैसे ही ला के रख देंगे। ठीक है, तो अ वेक्टर कैन बी पैरेलली शिफ्टेड एनीवेयर इन द प्लेन इन विच इट इज कंटेन्ड बाय कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट। ठीक है, बाय कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट। ठीक है, अब लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, नाउ व्हेन द वेक्टर्स आर जॉइंड। नाउ नाउ ऐसे लिखिएगा, नाउ व्हेन द वेक्टर्स आर शिफ्टेड। इसमें अगला पॉइंट लिखिएगा, नाउ व्हेन द वेक्टर्स आर शिफ्टेड टेल टू टेल। क्योंकि हमने क्या किया, हमने वेक्टर को एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग टेल टू टेल ज्वाइनिंग रखते हैं। तो हमें क्या करना है, वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइनिंग रखनी है। ठीक है, नाउ व्हेन द वेक्टर्स आर शिफ्टेड टेल टू टेल। नाउ व्हेन द वेक्टर्स आर शिफ्टेड टेल टू टेल, द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम इज कंसिडर्ड एज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। The smaller angle between them is considered as the angle between the vectors. Now when the vectors are parallelly shifted to tail, parallelly shifted मतलब वेक्टर्स को जब हम लोगों ने parallelly shift कर दिया टेल टू टेल पे, टेल टू टेल पोजिशन में, so now the smaller angle between them is the angle between the vectors. The smaller angle between them is the angle between the vectors. ठीक है, और अगर इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट आपको अगर खुद से अगर आप अपनी स्टैंडिंग के लिए लिखना चाह रहे हैं तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो और ये एग्जाम्पल कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, और इस पर ऐसे लिख दीजिएगा कि हमें क्या करना है, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो हमें क्या करना है, पैरेलली शिफ्ट करना है। ठीक है, तो अब ये एग्जाम्पल भी कॉपी कर लीजिए, सब कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, और इस पर ऐसे लिख देंगे कि क्या है, पैरेलली शिफ्टेड। ये पैरेलली शिफ्ट किया गया है बाय कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट। और बेसिकली हम लोग कर क्यों रहे हैं, मतलब ये जो हम लोगों ने पैरेलल शिफ्टिंग करी है, इसको इस पे टेल के आकर रखा है, ये हम लोग करा क्यों, टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। ये हम लोग क्यों करते हैं, ये हम लोग, इसका रीज़न है, ये हम लोगों ने क्यों किया, टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए ए और बी वेक्टर ऐसे रखे, अब किसी ने आपसे कह दिया कि आप इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करिए।
तो कैसे करेंगे, ये तो अलग अलग रखे हैं, तो हमें क्या करना है, इन लोगों को पहले टेल टू टेल ज्वाइन करना है, वो भी कैसे करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग से, ठीक है। मतलब या तो ए जैसे रखा है उसको बी की टेल पे आके रख देंगे, या फिर बी को ए की टेल पे रख देंगे, दोनों चीज़ कर सकते हैं, या तो ए को शिफ्ट करिए या फिर बी को शिफ्ट करिए, और शिफ्ट करने के बाद उनके बीच का जो छोटा वाला एंगल होगा, स्मॉलर एंगल, वही एंगल क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है। चलिए इस पर एक, अगर आप लिख चुके हैं तो ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी बेसिस पे। ठीक है, और हाँ एक और चीज़, अभी जैसे हमने आपको बताया कि जब वेक्टर्स की पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन चेंज हो गया तो फिर वो वेक्टर ही चेंज हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक वेक्टर की चेंज होने की कंडीशंस क्या है, ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे एक पॉइंट, वेक्टर इज चेंज व्हेन, ठीक है, अ वेक्टर इज चेंज व्हेन, ठीक है। एक वेक्टर हमारे पास कब चेंज होता है, ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर वेक्टर है, उसको हम लोग कब बोलेंगे कि वेक्टर चेंज हो गया, जब when its magnitude changes, when its magnitude changes keeping direction fixed, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है when its direction changes keeping magnitude fixed, ठीक है। और थर्ड है when both magnitude and direction changes, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वेक्टर, एक वेक्टर के चेंज होने की कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि जब या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, ठीक है, जब या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, अगर, ठीक है, कीपिंग डायरेक्शन फिक्स, मतलब डायरेक्शन फिक्स है, लेकिन अगर आपने मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया वेक्टर का, तब भी वेक्टर चेंज होता है। अगले पॉइंट में क्या है कि अगर आप वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड आपने वही रखा, अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया तब भी वेक्टर चेंज हो जाता है, ठीक है। और जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो जाता है तब तो वेक्टर ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें तीनों का एग्जाम्पल देगा जैसे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, पहले क्या है कि जब इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, कीपिंग डायरेक्शन फिक्स्ड, ठीक है, तो इसे मान लीजिए कि जैसे एक वेक्टर हमारे पास ये है, ठीक है, ए वेक्टर, हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड चेंज करना है, डायरेक्शन फिक्स करना है, और दूसरा वेक्टर हमने बना दिया ये मान लीजिए ये मान लीजिए हमारे पास बी वेक्टर है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन, इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन, रुकिए, इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है, इसका मैग्नीट्यूड देखिए ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है, क्योंकि लेकिन डायरेक्शन सेम है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड चेंज कर गया लेकिन डायरेक्शन सेम है, तब भी वेक्टर हमारे पास चेंज हो जाता है। मतलब अब ये जो ए वेक्टर है, अब ये वेक्टर ए वेक्टर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम हो गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, तो ये वेक्टर हमारे पास चेंज हो जाता है, इसको हम लोग बोल देते हैं बी वेक्टर, ठीक। अगले में क्या है, व्हेन इट्स डायरेक्शन चेंजेस कीपिंग मैग्नीट्यूड फिक्स्ड। अब हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड सेम रखा, डायरेक्शन चेंज कर दिया, जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है हमारे पास किसी दूसरी डायरेक्शन में ये। अब इसमें आपने देखा इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो अब क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया, इस वजह से ये जो वेक्टर ए वेक्टर है ये यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। तो अब ये वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर नहीं होगा, ये कोई दूसरा वेक्टर है, ए वेक्टर डैश, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर नहीं, इसको आप लिख सकते हैं ए वेक्टर डैश, ठीक। अब इसमें क्या है कि व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस, ठीक है। अब ये था ए वेक्टर
हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड भी चेंज किया और डायरेक्शन भी चेंज किया, और ये हमने बना दी दूसरा वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया तो डायरेक्शन भी चेंज हो गया, तो अब ये वाला जो वेक्टर है, दिस वेक्टर इट इज़ नॉट ए वेक्टर, ये वेक्टर चेंज हो गया हमारे पास ए वेक्टर डैश में। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस होते हैं, इन तीनों में से कोई भी, मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर केवल उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया है और डायरेक्शन फिक्स है तब भी वेक्टर चेंज होता है। ठीक है, अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो गया लेकिन मैग्नीट्यूड फिक्स है तब भी वेक्टर चेंज होता है, और जब दोनों चेंज हो जाते हैं, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया डायरेक्शन भी चेंज हो गया, तब तो वेक्टर ऑब्वियसली चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि एक वेक्टर कब चेंज हो सकता है, ठीक है, ये कोई वेक्टर वो कब चेंज हो सकता है, तो आप क्या कहिएगा, जब इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो हो जाए, इन तीनों में से जब कोई भी कंडीशन फॉलो हो जाए तब हम लोग कहते हैं क्या कि हमारा जो वेक्टर है वो चेंज हो गया। और तीनों कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन क्या है, जब मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए लेकिन डायरेक्शन फिक्स है, दूसरे में डायरेक्शन चेंज हो जाए जब मैग्नीट्यूड फिक्स है, और तीसरे में जब दोनों चेंज हो जाते हैं तब तो वेक्टर ऑब्वियसली चेंज हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये आप पूरा कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तीनों पॉइंट्स और वो तीनों एग्जाम्पल इसके। ठीक है, ये आता है हमारे पास न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चन आता है हमारे पास कि एक वेक्टर हमारे पास कब चेंज हो सकता है। ठीक है, हम कब बोलेंगे कि एक वेक्टर चेंज हो गया, तो जब इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन, ठीक है, इसमें आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा, वेक्टर इज चेंज व्हेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। इसको लिख दें क्या, ठीक है, व्हेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ लिख देते हैं, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो एक वेक्टर कब चेंज हो सकता है, जब इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फॉलो हो गई तो फिर वेक्टर हमारा चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम आपसे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स में कह रहे थे कि वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज नहीं होना चाहिए, अगर दोनों में से कोई भी एक चेंज हो गया तो फिर वेक्टर तुम्हारा चेंज हो गया ना। ठीक है, इसीलिए पैरेलल शिफ्टिंग में जो डायरेक्शन है वो भी सेम रहना चाहिए और जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम रहना चाहिए, और तब हम लोग फिर शिफ्टिंग करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ये सारे पॉइंट्स आप पॉज करके आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स आप कॉपी कर लीजिएगा। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये मतलब क्वेश्चन किस बेसिस में करेंगे, यही पैरेलल शिफ्टिंग और एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इनके बेसिस में क्वेश्चन करेंगे। और ध्यान रहे, एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, वेक्टर के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इंपॉर्टेंट होता है। चलिए क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन, ठीक है, आपको क्या करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग वेक्टर्स। ठीक, ठीक है, चलिए ठीक है, अब ये हमारे पास एक वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये होती वाई एक्सिस, ये होती माइनस एक्स एक्सिस और ये होती माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखिए, एक वेक्टर हमारे पास है, ये ए वेक्टर। ठीक है, ठीक है, दूसरा वेक्टर है ये हमारे पास बी वेक्टर, तीसरा है ये सी वेक्टर, और ये चौथा है हमारे पास डी वेक्टर। ठीक है, ये चार वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। ठीक है, अब ए वेक्टर का एक्स से जो एंगल है, ठीक है, मान लीजिए एंगल है 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री। अब बी वेक्टर का वाई से जो मतलब माइनस वाई से जो एंगल है, ये एंगल है आप मान लीजिए कि 70 डिग्री। ठीक है, उसके बाद सी वेक्टर का माइनस एक्स से जो एंगल है, ये आप मान लीजिए कि ये हमारे पास है 20 डिग्री। और डी वेक्टर का जो इस पॉजिटिव वाई से जो एंगल है, ये एंगल है मान लीजिए कि 30 डिग्री। ठीक है,
और हाँ, ये तो आप लोग जानते हो ना कि जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ये आपस में सब परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। जैसे ये अगर एक्स एक्सिस है, ये हम आपको बेसिक मैथ्स में पढ़ा चुके हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये तो आप खुद ही जानते होंगे, तो ये आपस में परपेंडिकुलर होती है। ये वाली कौन सी होती है, ये होती है हमारे पास माइनस वाई, ये वाली कौन सी होती है हमारे पास माइनस एक्स, ठीक है। ये आपस में सब परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो ये अब आपके पास क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन इसमें ट्राई करिए, ठीक है। आपको क्या करना है, ये चार वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, और ये एंगल है 37 विद एक्स, 70 डिग्री विद माइनस वाई, 20 डिग्री विद माइनस एक्स, और ये 30 डिग्रीज का है प्लस वाई। से आपको क्या करना है, आपको एंगल निकालना बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन बी एंड सी, बिटवीन सी एंड डी, बिटवीन डी एंड ए, उसके बाद बिटवीन ए एंड सी, और फिर बिटवीन डी एंड बी, ठीक है। आपको क्या करना है, एंगल निकालना है बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। एंगल निकालना है बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर बीच का एंगल निकालना है, फिर बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, उसके बाद सी और डी, सी वेक्टर और डी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, उसके बाद डी और ए, डी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, उसके बाद ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल, ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल, और फिर बी और डी के बीच का एंगल, बी एंड डी के बीच का एंगल आपको निकालना है, ठीक है। ये सारे एंगल आपको निकालने हैं, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए, ठीक है। आप स्क्रीन पॉज करके आप ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा, ठीक है। हम इसका डायरेक्ट सोल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने ट्राई किया होगा और आपके आंसर भी आए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं सोल्यूशन। हमें क्या करना है, ए वेक्टर इन सब वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। अच्छा, एंगल निकालने से पहले आप लोग एक बात जानते हैं कि वेक्टर्स को कैसे ज्वाइन होना पड़ता है, टेल टू टेल। अब यहाँ पे सारे वेक्टर्स आपस में टेल टू टेल ज्वाइन है, देखिए ये ए वेक्टर बी वेक्टर ये आपस में टेल टू टेल है, बी और सी वेक्टर, ठीक है, बी और सी वेक्टर ये भी आपस में टेल टू टेल ज्वाइन है, ठीक है। उसके बाद सी वेक्टर, सी और डी वेक्टर ये भी आपस में टेल टू टेल ज्वाइन है, डी वेक्टर और ए वेक्टर ये भी आपस में टेल टू टेल ज्वाइन है, तो सारे वेक्टर्स आपस में टेल टू टेल ज्वाइन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनके बीच का एंगल निकालना है। सबसे पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। अब ए वेक्टर का एक्स से जो एंगल है 37 और इसका ये जो माइनस वाई से एंगल है 70 डिग्री, ठीक है। अच्छा, हमें ये मालूम है कि ये पूरा एंगल हमारे पास क्या होता है 90, ठीक है, ये पूरा एंगल 90 होता है, ठीक है। तो अगर ये 70 डिग्री है, अगर ये 70 डिग्री है तो ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 70 डिग्री है तो ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा 90, 90 माइनस 70, 90 माइनस 70, तो ये एंगल हमारे पास क्या आ गया 70 20 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल आ गया हमारे पास 20 डिग्री, ठीक है। तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है और ये 70 डिग्री है। हमें क्या करना है, ये वाला एंगल निकालना है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री। अब ये वाला जो एंगल है वो है 20 डिग्री, ठीक है। मतलब बी का एक्स से जो एंगल है वो 20 डिग्री है और ये एंगल है 37 डिग्री, तो ए और बीच का एंगल क्या हो जाएगा 37 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ठीक है। अब ये देखिए ना, ए का ये एंगल है एक्स से 37 डिग्री और बी का इस वाले एक्स से क्या है 20 डिग्री, तो 37 प्लस 20 यही तो एंगल हो जाएगा बिटवीन ए और बी के बीच का। तो ए और बीच का एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 37 डिग्री, ठीक है, प्लस ये जो हम लोगों ने निकाला है 20 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 37 47 57, ये हो जाएगा 57, ठीक है। और हाँ, ये भी याद रखिएगा कि टेल टू वो भी कौन सा एंगल लेते हैं, जो छोटा वाला होता है। अब क्योंकि ऑब्वियसली ये दिख रहा है कि ये हमारे पास अगर ये पूरा एंगल 57 है, तो अगर ये वाला पूरी बात करें, ठीक है, ये वाला अगर ऐसे पूरी बात करें तो ये ऑब्वियसली 57 से तो बहुत ज़्यादा होगा ना। कि आप जानते हैं कि ये जो एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल होते हैं, ठीक है, ये जितने भी एंगल होते हैं इन सब एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री होता है। तो अगर अगर एक एंगल हमारे पास मान लीजिए, ये एंगल हमारे पास मान लीजिए 57 है, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 360 माइनस 57 होगा और इसकी वैल्यू क्योंकि बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, ये ऑब्वियसली ये जो एंगल होगा इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो 57 से तो ज़्यादा ही होगा ना। तो हमें कौन सा लेना है, छोटा वाला एंगल, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट है बी और सी। अच्छा बी ये है और सी ये है। अब बी का इससे एंगल क्या है 70 डिग्री, और हमें अब क्योंकि ये एंगल फाइंड आउट करना है। अच्छा ये हमें पता है कि ये होता है पूरा 90 डिग्री, है ना, ये हमें मालूम है ये क्या होता है पूरा 90 डिग्री। तो हमें क्या करना है 90 माइनस 20, या एंगल अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस ये जो 20 डिग्री बन रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस 20, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री, ठीक है। मतलब ये एंगल हमारे पास कितना हो गया 70 डिग्री। तो अब बी और सी के बीच का एंगल निकालेंगे तो बी और सी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ये भी 70 डिग्री, ठीक है, और ये इतना भी 70 डिग्री, तो ये पूरा कितना हो गया हमारे पास 140 डिग्री, ठीक है। ये पूरा कितना हो गया 140 डिग्री, ठीक है। तो बी और 7 के बीच, बी और सी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 140 डिग्री, ठीक है। क्या हो जाएगा 140। अब अगर आप इसको आपको टेस्ट करना है कि ये हमारे पास कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब ये जो एंगल है छोटा वाला जो ले रहे हैं वो कहीं जो दूसरा वाला जो होता है उससे कहीं अगर ज़्यादा हो गया तब तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। हमें क्या करना है छोटा वाला लेना है, ठीक है। अच्छा 360 को, जो एक 360 डिग्री एंगल होता है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि जब तक हमारे पास ये एंगल 180 से कम होगा, 180 से कम होगा, तो मतलब क्या है कि वो एंगल हमारे पास छोटा वाला है। लेकिन जैसे ही अगर ये एंगल 181 हो गया तो अब ज़्यादा कौन सा हो गया, क्योंकि ज़्यादा हो गया 181, तो ऑब्वियसली अगर ये 181 हो गया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 179, तो अब छोटा कौन सा हो जाएगा 179, ठीक है। तो अब अगर आपको चेक करना है कि कहीं मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि 140 जो हमने निकाला है ये बड़ा है और जो इसकी ये वाला जो है ये छोटा होगा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा कि जो भी आपकी एंगल आ रहा है वो आप बस ये देख लीजिए कि 180 से कम है कि ज़्यादा है। अगर 180 से कम है, अगर 180 से कम है तब तो ये एंगल ठीक है कि ये छोटा एंगल है, लेकिन जैसे ही 180 से ज़्यादा हो गया तो ये एंगल बड़ा हो गया, तो जो दूसरा वाला जो एंगल होगा वो वाला छोटा वाला हो जाएगा, ठीक है। अब सी और डी के बीच का एंगल निकालना है, सी ये है डी ये है। अब सी का इससे एंगल क्या है 20 डिग्री, ये मालूम नहीं है, ये हमें पता है 30 डिग्री, ठीक है। ये पूरा 90 होता तो यह एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल 60 डिग्री और ये 20, तो सी और डी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास 80 डिग्री, ठीक है, ठीक है। अब अगला एंगल क्या है डी और ए के बीच का। अच्छा डी है 30 डिग्री और ए 37 डिग्री, तो हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है तो 90 माइनस 37, तो यह एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा 90 माइनस 37, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 90 माइनस 37 कितना होता है, ये हो जाएगा हमारे पास 53 डिग्री, ठीक है। 53 डिग्री, मतलब ये एंगल 53 डिग्री है और ये 30 डिग्री, तो डी और ए के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 30 प्लस 53, ठीक है। 30 डिग्री प्लस 53 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 60 70 83, ये हो जाएगा हमारे पास 83 डिग्री, ठीक है। अब बात आती है ए और सी के बीच का एंगल है। अब देखिएगा हम क्या कह रहे थे, जो पॉइंट हम आपको समझा रहे थे, अब देखिएगा ए और सी के बीच का एंगल निकालना है। अच्छा ए ये है और सी ये है, ठीक। अब ये एंगल हमें पता है 37, ये एंगल हमें पता है 20 डिग्री, ये पता है 70 डिग्री और ये भी पता है 70 डिग्री, ठीक है। तो ए और सी के बीच का एंगल दो है, एक तो ये वाला बने, एक तो ये वाला बनेगा और ये पीछे वाला, लेकिन कौन सा लेंगे जो छोटा वाला होगा, ठीक है। तो हम लोग दोनों एंगल लेके चलते हैं, ठीक है। पहले ये वाला लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हमारे पास 37 20 डिग्री, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमने थोड़ा रफ में लिख लिया, ये वाला एंगल हमारे पास क्या हो गया 37 डिग्री, ठीक है, प्लस 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री और प्लस 70 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 37 और 20 47 57 57 और 140, ठीक है। 57 और 140 कितना होता है, ये हो जाएगा 197 डिग्री, ठीक है। 14 150 160 170 180 190 197 डिग्री, ठीक है। तो एक एंगल तो आ गया 197 डिग्री, ठीक है। लेकिन हमें ये देखना है कि एंगल बड़ा तो नहीं, हमें कौन सा लेना है छोटा वाला। तो हम लोग ने पहले ये वाला एंगल देखा, अब लेते हैं ये वाला, ठीक है। अब हम लोग कौन सा लेंगे, ये वाला जो ऊपर वाला है। तो ऊपर वाला ये 50 डिग्री 53 डिग्री प्लस 30 प्लस 60 प्लस 20, ठीक है। तो ऊपर वाला अगर देखें, ठीक है, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 53 डिग्री, ठीक है,
प्लस 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री और प्लस 20 डिग्री। अब ये देखते हैं इसका सम कितना आता है। ये होगा 60 70 80 डिग्री, 80 और 3 110 डिग्री और 53। ठीक है, तो 110 और 53 कितना हो जाएगा? 110 और 53 डिग्री हो जाएगा 361, तो ये हो जाएगा हमारे पास 163 डिग्री। ठीक है, 163 डिग्री। तो 197 कौन सा आया? 197 ये वाला आया, ठीक है, और 163 कौन सा? ऊपर वाला आया। हम लोग कौन सा लेना है? छोटा वाला। तो इसमें छोटा वाला कौन सा है? 163 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग कौन से एंगल लेंगे? ये सारे एंगल। ठीक है, ऊपर वाले, नीचे वाले नहीं, क्योंकि वो तो बड़े आ रहे हैं ना। तो हमें कौन सा लेना है? छोटा वाला। और हमने आपसे ये भी बताया था कि अगर आपको देखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप बस ये देख लीजिएगा कि वो एंगल 180 से ज़्यादा या कम है। ठीक है, अब देखिए 180 से कम है, तो इसका मतलब ये एंगल हमारे पास छोटा वाला है। अब अगर ये 180 से ज़्यादा हो जाता है, अब देखिए 180 से ज़्यादा है, तो ये एंगल कौन सा हो गया हमारे पास? ये बड़ा वाला हो गया, और इसको इग्नोर कर देंगे तो कौन सा लेंगे? छोटा वाला। तो इनके बीच का एंगल, ए और सी के बीच का एंगल कौन सा हो जाएगा? 163 डिग्री। ठीक है, ये ए था और ये सी था, और इनके बीच का छोटा एंगल ये वाला कौन सा हो जाएगा हमारे पास? ठीक है, ये वाला कौन सा हो जाएगा? 163 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 53 डिग्री। ठीक है, ऊपर वाला है ना, तो 53 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री और प्लस 20 डिग्री, और इसका सम हमारे पास क्या आ रहा है? 163 डिग्री। और ये एंगल हो जाएगा बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, और वैसे ही बी एंड डी ट्राई करेंगे। बी ये है और डी ये है। ठीक है, इन दोनों के बीच का ट्राई करते हैं। ठीक है, बी और सी के बीच का देखते हैं। तो बी और सी के बीच में दो एंगल होंगे हमारे पास। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, एक तो ये वाला हो गया ऐसे, और एक ये वाला हो गया। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं ये वाला है। ठीक है, इसको हल्का सा ब्लू से मार्क कर दें अगर। ठीक है, पहले हम लोग कौन सा देखेंगे? पहले हम लोग ये वाला देखेंगे। ठीक है, और फिर ये वाला देखेंगे। तो पहले ऊपर वाले देखते हैं, बी और सी। तो ये एंगल, चलिए ये एंगल कितना है? 20 डिग्री प्लस ये एंगल 37 प्लस ये वाला 53 डिग्री। ठीक है, ये 53 प्लस ये वाला 30 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री, 37, 53 और 30। अब इनका सम कितना आएगा? 30 और 20 50 डिग्री। ठीक है, अच्छा 53 और 37 कितना होता है? 90। ठीक है, ये और ये 90 डिग्री, और 90 प्लस 30 ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, और 120 140 डिग्री। यार हमारे पास 140 डिग्री। ठीक है, देख लें एक बार फिर से, 90 डिग्री और हाँ ठीक है 140 डिग्री। तो हमने आपको क्या बताया था कि आप बस ये देख लीजिए कि वो एंगल 180 से कम है या ज़्यादा है। अब ये एंगल 180 से कम है 140, तो यही हो जाएगा हमारे पास छोटा एंगल। ठीक है, यही हो जाएगा कौन सा? छोटा वाला एंगल। अगर ये 180 से ज़्यादा होता है, अगर ये 190 होता है, तो फिर वो कौन सा होता है? वो बड़ा वाला होता है, और दूसरा कौन सा होता है? छोटा वाला। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट के अराउंड सम का एंगल कितना होता है? 360, और 360 का 2 पार्ट कर देंगे तो क्या? 180 और 180। ठीक है, तो ये एंगल मिनिमम होने के लिए ये एंगल तो 180 से कम होना पड़ेगा ना, तो दूसरा एंगल अल्टीमेटली 180 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक अगर 180 से कम होगा तो दूसरा अल्टीमेटली 180 से ज़्यादा। तो हमें बस ये देखना कि 180 से कम है या ज़्यादा। अभी 180 से कम है, कितना कम है? तो ये 180 से कितना कम है? 40 डिग्री से कम है, क्योंकि अगर हम 40 डिग्री ऐड कर दें तो ये 180 आ जाएगा। तो ये एंगल 180 से कितना कम है? 40 डिग्री कम है। तो इसका मतलब जो दूसरा वाला एंगल होगा वो 40 डिग्री से बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा एंगल जो होगा वो 40 डिग्री से बढ़ जाएगा। मतलब अगर दूसरा वाला एंगल अगर 180 है, ठीक है, तो 40 डिग्री से, तो ये 40 डिग्री से बढ़ जाएगा, यानी प्लस 40 कर देंगे, तो ये वाला कितना हो जाएगा? दूसरा वाला 220 डिग्री। तो आप अगर आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो आप देखिएगा ये वाला जो एंगल है दूसरा वाला, ये 220 डिग्री आएगा। ठीक है, भाई 180 होता है, तो अगर कोई एंगल जितने से कम होगा तो अल्टीमेटली दूसरा वाला उतने ही से ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर ये 40 डिग्री से कम हो गया तो अल्टीमेटली दूसरा वाला एंगल वो 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा ना, 220 डिग्री। अब ये 220 डिग्री और 140 को सम कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, ये 360 डिग्री आएगा। ठीक है, 4 2 6 2 1 3, 360 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो अब अल्टीमेटली हमें ये वाला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस ये देख लीजिएगा कि जो एंगल निकाला है वो 180 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये 180 से कम है, तो एंगल यही हो जाएगा मिनिमम एंगल, कम एंगल यही हो जाएगा, और यही हो जाएगा एंगल बिटवीन द ए बी एंड डी। तो बी एंड डी के बीच का एंगल कौन सा है? 20 डिग्री। ठीक है,
प्लस 37 डिग्री प्लस 53 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, और ये हमारे पास क्या आ रहा है 140 डिग्री। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली क्या करना है कि हम लोग को बस ये देखना है कि जो एंगल आपने निकाला है वो एंगल 180 से कम होना चाहिए। ठीक है, आप खुद ही देखिए कि एक पॉइंट के अराउंड हमेशा एंगल का सम कितना होगा 360। ऐसा तो नहीं कि कभी चेंज हो गया तो हमेशा 360 रहेगा। तो ऑब्वियसली पहला वाला 180 से जितना कम होगा तो दूसरा वाला 180 से उतना ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब क्योंकि 180 से 40 डिग्री कम है तो इसका मतलब क्या कि दूसरा वाला आपका 40 डिग्री से बढ़ जाएगा, यानी 220 हो जाएगा। तो जो कम है, जो 180 से कम है, वही एंगल क्या हो जाएगा मिनिमम एंगल। ठीक है, और वही एंगल क्या हो जाएगा एंगल बिटवीन बी और डी के बीच का एंगल। ठीक है, वही एंगल क्या हो जाएगा बी और डी के बीच का एंगल। ठीक है, तो ये था सारे बीच का एंगल। और एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप उसको ट्राई करिएगा। ठीक है, आप स्क्रीन पॉज करके आप कॉपी कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, और अगला लेक्चर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, थर्ड लेक्चर, उसमें हम लोग पहले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फिर आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। क्वेश्चन सेम है, यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग वेक्टर्स। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, ये हमारे पास वही एक्स वाई सिस्टम है। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स, ये वाई, ये माइनस वाई और ये माइनस एक्स। ठीक है, चलिए, ये है हमारे पास एक वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास है दूसरा वेक्टर बी वेक्टर। ठीक, उसके बाद ये हमारे पास है सी वेक्टर और ये है हमारे पास डी वेक्टर। ठीक है, अब ए और एक्स के बीच का एंगल हमारे पास है 30 डिग्री। ठीक है, और बी और वाई के बीच का एंगल हमारे पास है 20 डिग्री। ठीक है, और सी और एक्स के बीच का एंगल है हमारे पास, ये हमारे पास 50 डिग्री, और डी और माइनस वाई के बीच का एंगल है 10 डिग्री। ठीक है, आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड सी, ए एंड डी और बी एंड डी। ठीक है, सारे वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है आपको। एंगल निकालना है बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक, उसके बाद ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, उसके बाद ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। ठीक है, उसके बाद बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, और कोई बचा? हाँ, और एक और बचा हमारे पास बी वेक्टर एंड डी वेक्टर। ठीक है, इन सारे वेक्टर्स के बीच का आपको एंगल निकालना है, ए और बी, ए सी, ए और डी, बी और सी, बी और डी। और याद रखिएगा हमेशा छोटा वाला एंगल कंसिडर करते हैं। ठीक है, छोटा वाला एंगल। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा घर पे। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम लोग पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे और फिर इसी पे ही, मतलब यही एंगल बिटवीन द फॉलोइंग वेक्टर्स पे, इसी पे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हम लोग के आईआईटी और नीट लेवल के होंगे। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन ट्राई करेगा और हम लोग आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।